नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत सारी अपने सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई भूतिया और डरावनी कहानियां सुनेंगे। तो पहली कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है गुवाहाटी गुवाहाटी से। कहानी का नाम है शराई घाट का पुल। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी तब की है जब मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं दोस्त के घर पार्टी करने गया हुआ था। दोस्तों के साथ बात करते करते इतनी रात हो गई, समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखा तो पता चला कि रात के 12:45 बज रहे थे। ये देखकर मैं अपने दोस्तों से अलविदा लिया और अपने घर के लिए निकल गया। मुझे अपने घर जाने के लिए शराई घाट पुल पार होना था। मैं बाइक से जा रहा था और पिया हुआ भी था। शराई घाट पुल बहुत ही लंबा है और रात के टाइम में सिर्फ ट्रक ही चलती है। मैं आधा शराई घाट पुल पार कर चुका था, तभी एक लड़की मुझे लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। मैंने बाइक रोक दी। लड़की ने बोला, क्या आप मुझे पुल के अंत तक छोड़ देंगे? मैं नशे में था। मैंने लड़की से बोला, बैठिए, छोड़ देता हूं। ये बोलते ही लड़की मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और आगे चलने लगा। इतने में एक ट्रक मेरे सामने से पार हुआ। ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत ही आकस्मिक होकर देखने लगा। मैंने ये गौर किया। उसके बाद और भी 5-6 ट्रक मेरे सामने से पार हुए। उन सभी ड्राइवरों का बर्ताव ऐसा ही था। इतने में एक ट्रक आया जिसे एक सरदार जी चला रहे थे। सरदार जी ने मुझे देखा और देखते ही एक हाथ में डंडा ले लिया और जोर से बोला, ए रुक, अभी तुझे बताता हूं। यह सुनते ही मैं डर गया और मैंने अपना बाइक का रफ्तार बढ़ाया, पर नशे में होने से बाइक और मैं कंट्रोल में ना रहा और गिर गया। सरदार जी मेरी ओर दौड़ते हुए आए और मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरे कंधे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो हॉस्पिटल में था और मेरे सामने मेरे सारे दोस्त खड़े थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मेरे साथ क्या हुआ? तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, कल तुझे यहाँ एक सरदार जी ले आए थे और तेरे फोन से हम सबको फोन किया, पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। सरदार जी ने बोला, वो जब पुल पर से जा रहे थे तब उन्होंने देखा तेरे पीछे बैठी हुई लड़की तेरी कंधे को खा रही है और तुझे पता ही नहीं था। सरदार जी ने जब डंडा लेकर बोला, रुक, तुझे बताता हूं, तो वो लड़की सरदार जी की ओर मुड़ी और लड़की के आंख नहीं थे। उसका मुंह तेरी खून से लथपथ था। फिर वो बाइक से कूदकर हवा में गायब हो गई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ समझ पाता इसकी हालत में नहीं था। अगर सरदार जी नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता और ये कहानी आप लोगों के सामने लाने के लिए नहीं होता। वो मेरे लिए मसीहा बनकर आए। दोस्तों, दूसरी कहानी भी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है, जिसका नाम है वो ख्वाब था या हकीकत। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी भी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है।
मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा थी, इसीलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा दोनों को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खचाड़ा बस। मुझे उसमें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसीलिए वो भी बस को तेज रफ्तार से भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह पे, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी, तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। अचानक खतरनाक इलाका, बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के ओर के दोनों पहिए पंक्चर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे कि उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए। अब क्या करें, क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहां कोई गांव हो, चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहां एक साथ मिलकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कान में कुंडल भी पहन रखे थे।
कुर्ते की ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी। हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताउसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक ने कहा, डरने की कोई ना, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो आप इस अनजान जगह में हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद के की है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोई में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सबने खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथकड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़ कर लेट गए। क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़ कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरी की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर न आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियां भी बंद कर दी। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन सबको ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबको कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाए, और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एक आध घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही वहां पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो कुछ हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बातें बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं।
लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी। हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं, और साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।